हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों के बीच में आए हैं। आज मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि 10th और 12th बच्चे बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं वर्तमान जो नवंबर लगभग 12-13 नवंबर बीतने वाला है और 8 से 10 दिनों में आपका सेंटर एग्ज़ाम लगभग बिहार बोर्ड का ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीना बचता है और मैट्रिक वाले बच्चे के लिए मान लीजिए 15 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि फरवरी के शुरुआत में 12th वाले एग्ज़ाम हो जाएगा और जब ये 12th वाला एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैट्रिक वाले एग्ज़ाम होगा। तो विशेष ध्यान ये देना है कि आप इतना साल भर 2 साल पढ़े ये मायने नहीं रखता है। जैसे स्पेशली बात करते हैं 10th वाले बच्चे के लिए कि आप मान लीजिए 10 साल तैयारी किए, फिर भी वैसा कोई बोर्ड बीच में नहीं था, इसलिए आपको उतना उसका अनुभव नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि 10 वर्षों के बाद आपके पास एक बोर्ड एग्ज़ाम का अपॉर्चुनिटी अगर आया है तो किस तरह से उसको फेस करें। मान लीजिए कि 10th में आने के बाद भी लगभग 10 महीना 12 महीना मान लीजिए पढ़ चुके हैं अभी तक, फिर भी अगर मान लीजिए कि एक आपका एक अच्छा मैनेजमेंट के साथ, अच्छा तैयारी, एक अच्छा रणनीति के साथ अगर नहीं हो तो फिर आप कहीं ना कहीं नंबर आपका काफ़ी कम आने वाला है। जैसे मानते हैं कि कुछ जैसे बिहार के कुछ ज़िला से मान लीजिए कि बेहतर रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसा ज़िला है जी यहाँ से अभी भी रिजल्ट बहुत कम आ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि बच्चे को आखिर तैयारी कैसे करना है। ये मुख्य रूप से सभी बच्चों को, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को उतना विशेष कैसे तैयारी किया जाए, किस स्थिति और परिस्थिति में तैयारी किया जाए, उनका विशेष ज्ञान नहीं रहता है। उस अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस को मैं आज साझा करने जा रहा हूं ताकि आप लोग इस तरह से तैयारी करें। ये कुछ मैंने पॉइंट लिखा है, इस सारे पॉइंट पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर इस पॉइंट को आप बारीकी से वास्तव में अपने जीवन में उतार लेते हैं मात्र 3 से 4 महीना के लिए, तो वास्तव में आपका रिजल्ट ज़बरदस्त आने वाला है। अगर 400 के आसपास में है तो आप 450 पक्का डिफिनिट आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं तो 400 के आसपास में आप चले जाइएगा। जो सेकेंड करने वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट कर सकते हैं। जो लगभग लाखों बच्चे फेल भी कर जाते हैं, अभी भी इतना आसान सिलेबस करने के बावजूद भी लाखों की संख्या में जो बच्चे फेल कर जाते हैं, अगर वो भी अगर ये स्मार्ट वर्क के बारे में अगर जानकारी प्राप्त ले लेते हैं, कहीं से अगर उनको ये वीडियो मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर आएगा और फेल होने से बच सकते हैं। यानी कह सकते हैं जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, जो मीडियम बच्चे हैं, जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, जो फेल वाले बच्चे हैं, सभी के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट और कैसे किस स्तर से तैयारी किया जाए उसका सारा लेखा जोखा आज आपके बीच में लेकर के आए हैं। और इसको हम लोग कुछ पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं हम 10th और 12th बिहार बोर्ड और सीबीएसई परीक्षा में सफल होने का मंत्र। यानी ये मंत्र है, एक तरह से कह सकते हैं मंत्र। अगर ये कुछ पॉइंट है, इसी आधार पे कुछ बात को हम बारीकी से बताएंगे। ये सारे पॉइंट पर आप अच्छे से अगर सही में बारीकी से समझ लेते हैं और खुद को सही में 3 से 3.5 मंथ 4 मंथ तक खुद को समर्पित यहाँ पर कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट में हमने लिखा है शांत और आरामदायक जगह का अध्ययन, है ना। यानी कह सकते हैं शांत। सबसे पहले आप स्टडी अगर कीजिएगा तो वहाँ माहौल शांत होना चाहिए। खास कर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पर हम भी वर्क करते हैं, हमें अपना भी ऑफलाइन सेंटर चलता है, तो ये हम अनुभव प्राप्त किए हैं कि बच्चे का जहाँ पर ग्रामीण परिवेश में मकान होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं होने के कारण बच्चे सही से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि शांत जगह, जैसे अपने को एकांत में चुन लीजिए। यानी आपको कहीं ना कहीं एक अलग कोना में बैठ करके हर शोर शराबा जो भी होता है या कोई तरह का गाड़ी का साउंड है या कोई भी तरह का अगर बात है, उससे थोड़ा अपने आप को अलग बनाइए, अलग थलग थोड़ा रह करके, ताकि वहाँ शांत रहे। और ख़ुद को एक ऐसा जगह पर फिट कीजिए ताकि आरामदायक हो। ऐसा नहीं कि 10 मिनट बैठे और फिर हुलहुला गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको पूर्ण रूप से कम अगर बैठे हैं तो सही में 2-3 घंटा समय देना है। 2-3 घंटा कम से कम समय आपको देना है। ऐसा आपको जगह चुनना है ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। शांत अगर जगह रहेगा और बैठने के लिए आरामदायक जगह रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है चौटे बैठा के बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी घर में चेयर अगर टेबल है तो उस पर ही बैठ जाइए, यानी खुद को आपको किसी भी तरह का कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, आपको एक शांत माहौल मिले, माइंड रेस्ट एकदम रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, अच्छा से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि नियमित रूप से अध्ययन करें, यानी मान लीजिए कि अगर हम सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं बच्चों में कि अगर मान लीजिए कि मैथ में अगर नंबर सिस्टम पढ़ा दिए तो वो फिर 1 महीना के बाद उलट के देखता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अरे मान लीजिए 10 टॉपिक या 12 टॉपिक आपका जो भी है मैथे में, अगर मान लीजिए चर्चा कर लेते हैं मैथे में अगर है, तो मान लीजिए कि एक सप्ताह में अगर नंबर सिस्टम को पूरा हम रिवाइज कर लिए तो एक सप्ताह में या 15 दिन पर 1 दिन समय रखिए, ताकि सब आपको भारी नहीं लगता है, सब टॉपिक आपको भारी नहीं लगता है, उसमें से लगभग 70% आप जानते हैं। अगर मान लीजिए 30% 40% आप उसको मान लीजिए भारी लग रहा है तो उसको अगर रिवाइज कर लीजिएगा, मुश्किल से 2 से 3 बार अगर रिवाइज करते हैं तो वो सिर्फ वो सारा मटेरियल फिर आपका हो जाएगा, फिर आसानी से उस क्वेश्चन को आप फेस कर सकते हैं और किसी तरह का उम्मीद करते हैं कोई इशू नहीं हो सकता है। जैसे आगे देखिए, नियमित रूप से अध्ययन करना, यही बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि बीच में थोड़ा दिन तैयारी किए फिर छोड़ दिए, फिर घूम रहे हैं सब तरफ घूम टहल के बउआ रहे हैं, फिर आए फिर शुरू कर दिए पढ़ाई, तो फिर ये समस्या आ जाएगी। यानी पूर्ण रूप से आपको नियमित रूप से समय देना है ना, अब बीच बीच में ब्रेक लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप 4 घंटे लगातार पढ़ लिए तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 घंटे लगातार पढ़िए, ऐसा कोई नहीं है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम फाइट करता है ना, वो भी लगातार 10 घंटा नहीं पढ़ता है ना, बीच में रेस्ट की आवश्यकता होती है। जब माइंड आपका कहने लगे कि भाई हमको रेस्ट चाहिए तो वास्तव में रेस्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं किताब पकड़े हुए हैं, कुछ सीख भी नहीं रहे, कुछ याद भी नहीं हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी दिखाने के लिए किताब पकड़े हुए, नहीं, वो नहीं करना है, वो करना ही नहीं है। मान लीजिए कि आप 3-4 घंटा अगर मान लीजिए कि आप वास्तव में आप पढ़ लिए, आपका दिमाग थोड़ा चाहता है रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट कर लीजिए आराम से। अगर मान लीजिए 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद आपके अंदर फिर से अगर ऊर्जा आ जाए, 4 घंटा फिर पढ़ लेते हैं। अगर एक दिन में 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए तो काफ़ी है। अगर 10 घंटा सही से सही रूप में सही स्टडी मटेरियल आप अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी है 10 घंटा, 8 घंटा 10 घंटा। बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इस चीज़ को हम शामिल किए हैं यहाँ पर इस टॉपिक को कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। पर्याप्त नींद, मान लीजिए कि लगातार एक रात पूरा 24 घंटा मान लीजिए 2 दिन तक पढ़ते रह गए, 48 घंटा तक पढ़ते रह गए, फिर अगला 3 दिन आप डिस्टर्ब चले, 3 दिन तक नहीं पढ़ें तो 5 दिन आपका समाप्त हो गया, पढ़े मात्र 2 दिन, और फिर भी वो भी चीज़ पूर्ण रूप से आपको याद नहीं रहता है। तो इस बात को समझिए, नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है और इसमें आपको पर्याप्त नींद लेना है। अगर मान लीजिए कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5-6 घंटा 7 घंटा अगर सोना है तो ये अप्रॉक्स 6-7 घंटा अगर सो जाते हैं तो कोई बड़ी इश्यू नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वस्थ आहार, इसमें खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे आप पढ़ने स्टार्ट कर दिए, अब मान लीजिए कि अब घर में मान लीजिए चावल बन रहा है तो चावल भर पेट एकदम खा लेंगे तो फिर वो भी इशू वाली कारण हो जाएगी कि आप भर पेट तो खा लिए, फिर आपको बैठा नहीं हो रहा है, फिर वो इशू आ जाएगा। इसलिए कम खाइए, भोजन हल्का, अगर मान लीजिए दिन भर में 3 बार खाना पड़े तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का हल्का खाना खाइए और ऐसा खाना खाइए ताकि आपको नींद ना आवे, है ना। जैसे 2-3 मंथ है, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही गरीब परिवार से, वो भी मान लीजिए अगर 1 किलो सेब खरीदता है तो 1-1 सेब 2-2 सेब डेली अगर खाता है, सिर्फ भूख मिटाना है, भर पेट नहीं खाना है, तो 2-3 किलो सेब तो आराम से 2-3 सप्ताह निपट जाएगा। सप्ताह में 1 किलो 1.5 किलो सेब भी अगर खा करके किसी भी तरह एडजस्ट करके कम खा करके किसी भी तरह का, क्योंकि अच्छा फूड रहेगा तो आपको ऊर्जा बना के भी रखेगा और कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से ध्यान हटने नहीं देगा। ठीक है। स्मार्ट स्टडी, जैसे अभी तक कितना वर्ष तो पढ़ते आ ही रहे हैं, लगभग 8 महीना 10 महीना से फिर पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी ऐसा आपके पास कोई रणनीति नहीं है। सिर्फ एक चैप्टर खत्म होता है, फिर दूसरे चैप्टर में घुस जाते हैं, फिर तीसरा चैप्टर खत्म होता है, चौथा में चले जाते हैं। लेकिन अच्छा से आखिर कौन चैप्टर का जो बेस है, मास है, सबसे ज़्यादा है, इस पर फोकस करना होगा। जैसे हर चीज़ को हमने बारीकी से देखा है तो देखा है कई चैप्टर से मान लीजिए 10 वर्षों में 20-20 क्वेश्चन पूछा है, दूसरा चैप्टर में 5 क्वेश्चन पूछा है, तीसरा चैप्टर में 10 क्वेश्चन पूछा है। ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक के आधार पे आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होगा उसको हम चैप्टर को अच्छा तरीका से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से भी उसको बारीकी से एक लाइन एक शब्द बारीकी से पढ़ेंगे। साथ में मान लीजिए कोई प्राइवेट बुक है तो उसको भी बारीकी से पढ़ लेंगे।
अगर उसको हम बारीकी से देख लेते हैं तो ये जान गए ना कि उस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। अगर उसको हम बारीकी से वास्तव में अगर पढ़ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर ऑब्जेक्टिव उससे अगर आता है या सब्जेक्टिव आता है तो छूटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 10 वर्षों में 15 वर्षों में लगातार अगर उसी चैप्टर का वेटेज अगर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि अगर उसको हम भी स्टडी करेंगे तो हमारा भी मार्क्स वहीं से आने वाला है। और साथ में ये बात ध्यान देना, स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। स्मार्ट स्टडी बोले तो अभी मान लीजिए अभी समय किसका है, जैसे क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन बैंक या तो 10th वाले हैं या तो 12th वाले हैं, आप कोई भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन 10th हो या 12th बोर्ड हो, लेकिन क्वेश्चन में को विशेष पकड़ बनाइए। अगर मान लीजिए मैथ एक स्पेशली है तो मैथ है, मान लीजिए कि अगर 14 साल का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, 14 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक दिन अगर एक सेट बनाते हैं तो 14 दिन में कहानी खत्म हो जाएगा। 14 दिन में कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बैंक से आप क्लियर कर लेते हैं तो हम तो ये डेफिनेटली कहते हैं जो उसका शून्य लेवल पर अभी भी होगा और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से डेफिनेटली अच्छे से अगर तैयारी कर लेता है तो 65 से 70% उसको कोई नहीं छीन सकता है। 65 से 70% की वादा हम करते हैं, चैलेंज करते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर वास्तव में क्वेश्चन बैंक लेकर के आधार पर करते हैं तो इस बेस से, इसी से सेंटर से घूमते घूमते इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द कह सकते हैं लगभग 65-70% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये बात एकदम ध्यान में रखें कि ऐसे हम ऑफलाइन सेंटर पर इसका विशेष व्यवस्था रखे हुए हैं। बच्चे से वास्तव में सामने में सेट प्रैक्टिस भी करवाते हैं, साथ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर फोकस हम नहीं करते हैं, यहाँ तक 3 घंटा हम रिटर्न लिखवाने के बच्चों से वादा किए हुए हैं। बच्चों को सामने में 3 घंटा हम रिटर्न लिखवाएंगे, है ना, ताकि बच्चे का एकदम इस तरह से लिखावट हो जाए। अगर हर सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 15 सेट वो मार रहा है, 15 सेट अगर वो मार रहा है क्वेश्चन बैंक्स के आधार पर, अगर 15 सेट मार दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपने आप में तैयारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस इसको कहते हैं। तो हर सब्जेक्ट पर इसका एक विशेष पकड़ होता है और बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन में बच्चों को अच्छे तरीक़ा से पकड़ा जाता है। अब क्या चाहिए, बच्चे को क्वेश्चन का प्रकार पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। यही क्वेश्चन भी आने वाला है, मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम चांस है। अगर ऐसा वास्तव में अगर हो जाता है तो फिर क्या दिक्कत है। अगर 3 महीना सब चीज़ को त्याग करके इधर उधर जो आप घूम रहे हैं सबको छोड़ करके परिवार में थोड़ा कामों में थोड़ा कम हाथ बटा करके अपने आप को सही रूप में 3 घंटा हम स्टडी, मतलब 3 महीनों के लिए अगर मान लीजिए कि स्टडी हम दे दिए तो क्या दिक्कत है। मार्कशीट में तो आप ही का नाम रहने वाला है, उस मार्कशीट से आप ही को जीवन में कोई ना कोई वर्क होगा, उससे नहीं उसमें टीचर को फायदा है, न बेनिफिट है, नहीं आपके माता पिता का है। तो फिर दिक्कत किस बात की है, लगा दीजिए ना फिर 3 मंथ, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। इसलिए बोले स्मार्ट तैयारी, इसलिए स्मार्ट बैठकर सोचिए, 10 मिनट खुद को दीजिए, आधा घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, क्योंकि भीड़ की तरफ मत भागिए। आपको फोकस ये करना है मुख्य रूप से कि आखिर स्मार्ट स्टडी करे तो करे कैसे। जैसे अभी ये बताएं कि ऑब्जेक्टिव का कैसे तैयारी करें, क्वेश्चन बैंक का आधार लेकर के ऑब्जेक्टिव का प्लान करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन बैंक डेली 2 सेट 3 सेट लगा करके अगर संपूर्ण अगर कर लेते हैं, जल्दी ही कर लेते हैं, 1 मंथ में ही क्वेश्चन बैंक को बारीकी से एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिए, तो मार्केट में बहुत सारा प्राइवेट सेट प्रैक्टिस भी है, उस सेट को बनाइए और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बैंक का अधिकतर क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। ये मत सोचिए कि इसमें क्वेश्चन अलग है उसमें अलग है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैच करेगा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करेगा, तो आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा। और पूरे एक समय का जो सारणी होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे की समस्या ये आता है कि 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, तो उसमें 15 मिनट उसको निर्देश पढ़ने में मिलता है। अब 3 घंटा बच्चे को मिला बनाने के लिए, लिखने के लिए मिला, ठीक है। अब उसमें बच्चा क्या करता है कि 3 घंटा तक लिखते रह जाता है, फिर भी उसको परफेक्ट पता नहीं चल पाता है कि आखिर भाई कुछ क्वेश्चन बच क्यों गया। कहता है कि 2 दीर्घ उत्तरीय छूट गया, कोई कहता है लघु उत्तरीय 5 को छूट गया, ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन अगर 3 घंटा आप मान लीजिए कि अगर 50-75 सेट अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर वो कोई पावर ही नहीं है कि आपको पीछे हटा सकता है। डेफिनेटली आप 3 घंटा 15 मिनट में निर्देश पढ़ के 3 घंटा क्या, आप 2.5 घंटा में 2 घंटा 30 मिनट में आप पूरे आंसर शीट को लिख के बैठे रहिएगा, ये हम दावा करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह से प्रिपरेशन के बाद दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि आपका राइटिंग स्किल जो इतना फास्ट हो जाएगा ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है।
अब यहाँ इसी को स्मार्ट स्टडी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका हम लोग चर्चा कर दिए। मन को एकाग्र रखें। एकाग्र मतलब क्या चीज़, मन जैसे विचलित है, बहुत सारी चीज़ नेगेटिव दिमाग में घूमता रहता है। जैसे दिन में कोई काम किए, इधर उधर गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, कहीं पर भी गए, दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती रहती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे रील्स देखते रहते हैं, रील्स हमेशा ऐसे ऐसे देखता है, टाइम पास होता रहता है। ये सबसे बड़ा इशू है। खुद को मोबाइल से थोड़ा दिन दूर रखिए, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो निगेटिव चीज़ आता है उसको जस्ट माइंड से हटा करके फेंक देना है। मतलब कोई भी अगर निगेटिव चीज़ अगर माइंड में आता है तो उसको एकदम हटा देना है। स्टडी पर पूर्ण रूप से फोकस करना है। बस कहना है कि भाई 3 मंथ तुम हमारे से दूर रहो। अगर इस तरह से वास्तव में अगर करते हैं तो इसी को मन को एकाग्र कहते हैं। एकाग्र बना के रखिएगा, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके रखिएगा, तो डेफिनेटली आपको स्टडी पर कहीं ना कहीं मन लगेगा। उसके बाद नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के लिए इसलिए इस पॉइंट को जोड़े हैं क्योंकि मान लीजिए कि आप सब चीज़ जानते हैं, हल्का उल्का सब बात समझ गए, पढ़ गए, लिख गए, सारा बात जान गए, क्योंकि लास्ट चीज़ है। लास्ट में नोट्स बनाना ये समय की बर्बादी है, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें अधिकतर आप लास्ट में है, सब चीज़ पढ़े हैं, इसमें अधिकतर चीज़ आप पढ़े हुए हैं, इसमें कहीं से कोई त्रुटि वाली बात नहीं है या कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब पढ़े हुए हैं। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको फंसाएगा। अगर उस क्वेश्चन फंसाता है तो आप उसको मार्क करके रखिए, उस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार पढ़िए, 1-2 बार लिखिए। क्यों? मे भी हो सकता है अगर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन वही पूछ दे, क्योंकि बहुत सारा लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन रहता है वो फिक्स रहता है कि 2 साल 3 साल पर रिपीट करता रहता है। अगर वास्तव में वही क्वेश्चन आ गया तो फिर इसलिए नोट्स बनाना कुछ क्वेश्चन का ज़रूरी है, कुछ टॉपिक को बनाना ज़रूरी है जो लगता है कि वास्तव में कि ये क्वेश्चन पूछा है और आने की पॉसिबिलिटी भी है। ये क्वेश्चन बैंक के आधार पे आप देख लीजिएगा। वैसे वैसे क्वेश्चन जो लगता है कि भाई थोड़ा टफ है, एक बार पढ़ते तो भूल जाते हैं, तो उसको 2-3 बार लिखिए, उसको पढ़िए, समझिए, ताकि उसको भूले नहीं, और उसको नोट्स बना के रखें ताकि जब भी मौका मिले तो एक बार पढ़ लिया कीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। न ले टेंशन। ये लास्ट में जोड़ दिए कि बहुत बच्चे प्रेशर लेते हैं कि भाई 6 महीना घूमते रह गए, अब क्या होगा मेरा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि टेंशन नहीं लेना है, जो होना होगा वो होगा ही। लेकिन मान लीजिए कि अगर कहता न है, गांव घर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ने से कोई पागल हो जाता है, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ और मैं देखता हूँ, एक पर एक पढ़ाकू बच्चे को भी देखता हूँ और देख ही रहा हूँ कि कोई भी पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, सिर्फ सोचने से पागल होता है। अगर आप दिन रात सोचिएगा और उस काम को कीजिएगा नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचते ही रहिएगा, तो पक्का डेफिनेटली आप पागल हो जाइएगा। ये डेफिनेटली है। लेकिन वास्तव में अगर आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं और उसके बारे में सिर्फ काम कर रहे हैं तो उस काम पे आपको सफलता मिलेगी। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर तैयारी 0 है फिर भी इसको आधार मान करके आपको इस तरह से तैयारी करना शुरू कर देना है कि आपको मानना ही नहीं है कि आप 0 हैं। आप लास्ट में हम कह रहे हैं ना, 3 मंथ में आप अपने सब्जेक्ट का हीरो रहिएगा। एकदम 0 भी रहिएगा तो मैक्सिमम नंबर, कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आपको डेफिनेटली आने वाला है, और साथ में ज्ञान भी आएगा। हर चैप्टर से इसमें रहता है। क्वेश्चन बैंक का मतलब है हर चैप्टर का उसमें समावेश रहता है। कहीं ना कहीं आपको हर सब्जेक्ट का भी ज्ञान मिल जाएगा इसमें, तो क्या फिर दिक्कत है, कोई तरह का इशू नहीं होगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, है ना। और मेरे जो बच्चे होंगे जो प्रॉपर ऑफलाइन वाले होंगे उनके लिए भी कह रहे हैं कि आदेश भी आप लोग समझिए, जो ऑफलाइन वाले हैं वो आदेश समझिए कि कहीं ना कहीं टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको वर्क करना है। अगर वास्तव में आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस कीजिएगा, हम जानते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए इसी के साथ आप लोग इस पर वर्क कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।